हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप डूइंग रियली वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, ठीक है। 6th क्लास की कंप्लीट प्लेलिस्ट है इसी चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यह 7th क्लास की एनसीईआरटी 6 की हम कर चुके हैं हिस्ट्री की। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आती है कुछ, और फिर इसके हैं 10 चैप्टर हैं इसके। सबसे पहला जो आज हम करेंगे उसका नाम है 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, ठीक है। जो परिवर्तन हुए हमने 6 क्लास में पढ़ा था, ठीक है। धीरे धीरे कैसे परिवर्तन होते गए। अब हम पढ़ेंगे आज 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। ये एक मैप है। पहले जो मैप होते थे वो हाथ के जरिए बनाए जाते थे। एक व्यक्ति जो उस टाइम का पढ़ा लिखा होता था, बुद्धिमान होता था, वो भ्रमण करता था और अपनी माइंड मैपिंग से मैप तैयार करता था। बहुत जनों की टीम इकट्ठा होकर ये मैप बनाती थी अपने हाथ से, ठीक है। इसी मैप से लोग यात्रा करते थे और जो भी व्यापार होता था एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसी मैप को वो यूज़ करते थे, ठीक है। ये 12वीं शताब्दी के अल अर्दिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है, जिसमें भारत उपमहाद्वीप दर्शाया गया, ठीक है। ये भारत का उपमहाद्वीप दर्शाया गया है। तो अरब भूगोलवेत्ता अल अर्दिसी ने 1154 में बनाया था। तो ये अल अर्दिसी ने बनाया था 1154 में। जहाँ जो नक्शा दिखाया जा रहा है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारत उपमहाद्वीप को दर्शाया गया है। अब एक नीचे एक और दिया हुआ है मैप, उसको 1720 में बनाया गया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर इसमें काफ़ी अंतर है। अल अर्दिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ है जहां नाम अरब है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज थोड़ी दी हुई है उर्दू टाइप की, पता नहीं फारसी है जो उर्दू है इन दोनों में से एक ही। तो आइए देखिए, ये बनाया गया है 1720 में, ठीक है। ये हाथ से बनाया। तब तो लोग आने जाने लगे थे 11वीं, जब 1154 में बनाया गया होगा तब तो बहुत कम जानकारी थी। उसके बाद ये बनाया गया 1720 में। 8वीं शताब्दी के आरंभ में गिब्लास एलिसे ने ये मैप बनवाया। एटलिस नुमा ने ये मैप बनाया है, इसमें उत्तर भारत ये कनौज है और जो लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। वो उसके जो पहले बनाया 1100 के करीब बनाया गया था, अब ये 1700, ठीक है। तो उसके बहुत टाइम बाद ये मैप बनाया गया। दोनों मैप का कंपैरिजन बताया गया है, ठीक है। ये इंडिया का मैप है, तो उसमें काफ़ी फेरबदल आ गया। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। इसमें से विशेषकर तटीय इलाके के बारे में बारीक ब्यौरा देकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये मैप है, इसके द्वारा व्यापार किया जाता था, एक देश से दूसरे देश तक जाया जाता था। इतनी ही महत्वपूर्ण एक बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र आकलन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार अब बीते युग के दस्तावेज, नक्शे और लेखन का अध्ययन करते थे, तो उसके लिए उन सूचनाओं को संदर्भ का, उसकी विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन रखना जरूरी था। देखिए, हमें एक मैप मिल गया, हम उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन हमें शुरू से काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ निकलती हैं। हमें एक बना बनाया मैप मिल गया, हम उसके द्वारा यात्रा करेंगे और उसे ठीक करते जाएंगे कि ये उत्तर भारत था, ये दक्षिण भारत था, ये पश्चिम भारत था, ठीक है। ये इसमें ये तटीय स्थान है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। जिसने पहली बार बनाया होगा उसके लिए बहुत कठिन होगा, ठीक है। मार्किंग करना भी बहुत कठिन, शायद उसने उत्तर इस तरफ दर्शाया हो और हम सोच रहे होंगे उसने उत्तर इस तरफ दर्शाया है, ठीक है। चलिए, नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थ के साथ क्या होगा। देखिए, टाइम टू टाइम किसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे इतिहास, अभिलेख, इस तरह की भाषाओं से मिलता है। यह भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग में फारसी, आधुनिक फारसी भाषा में भिन्न है। इसकी विभिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में नहीं आई, समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल गया। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान, ठीक है। हम अपनी जो इंडिया का नाम पहले क्या था, हिंदुस्तान है, तो सबसे पहले इसका नाम क्या पड़ा था, हिंदुस्तान, ठीक है। आज हमें जो आधुनिक भारत का नाम है, राष्ट्रीय भारत के अर्थ लेते हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान बोलेगा तो ठीक है, इंडिया या भारत। लेकिन 13वीं शताब्दी में जब फारसियों ने इतिहासकार मिनहार ए सिराज ने
जो एक मिनहार ए सिराज नाम का इंसान था, उसने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो उस समय क्या अर्थ था हिंदुस्तान का? पंजाब, हरियाणा, गंगा जमुना के बीच स्थित इलाका। ठीक है, आपसे पूछे जो मिनहार ए सिराज था, उसने जो शब्द प्रयोग किया था हिंदुस्तान, वो किसके लिए था? तो वो था हरियाणा, पंजाब और गंगा जमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए। ठीक है, तो उसने हिंदुस्तान का शब्द प्रयोग किया और इससे इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत देखिए, हिंदुस्तान शब्द था वो इतना ही था, हरियाणा, पंजाब, जमुना क्षेत्र। लेकिन जब जो भी हिंदुस्तान पर जिन जिन राजाओं ने राज किया और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, जो जो क्षेत्र मिलते गए उन्हें भी हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें एक लिखा हुआ है कि जो दक्षिण भारत का समावेश ना वो कभी नहीं हुआ था हिंदुस्तान शब्द। ठीक है, ये आप पूछे क्वेश्चन में कौन सा ऐसा इंडिया का पार्ट है जिसका हिंदुस्तान के नाम से वर्णन नहीं हुआ। ठीक है, तो कौन सा? दक्षिण भारत। ठीक है, इसके विपरीत 16वीं शताब्दी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप, भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। अब आ गया जी बाबर ने क्या किया? बाबर ने किया जो अपने उपमहाद्वीप है वहाँ पे रहने वाले लोग, उनका कल्चर, पशु पक्षी, उनकी संस्कृति, ठीक है, उनका वर्णन किया। यह प्रयोग 14वीं शताब्दी में कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान है, मगर यह भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक के रूप में पहचाना जा सकता है। यहाँ हिंदुस्तान शब्द से वह राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम देखते हैं। ठीक है, बाबर के टाइम में ये आर्थिक नहीं था। ठीक है, ना ही तो वो सिर्फ वो सांस्कृतिक क्षेत्र था जिसमें एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग निवास करते हैं, उनका पशु पक्षी, उनका भूगोल, उनका रहन सहन, उनका रीति रिवाज, उनका संस्कृति। ठीक है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब ये राजनीति से जुड़ा हुआ है। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत अधिक सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि अतीत के साथ इन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी, जैसे हम विदेशी शब्द को देखते हैं, जैसे सीधा साधा शब्द ले लीजिए, हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज और संस्कृति का अंग न होकर विदेशी कहलाता था। ठीक है, देखिए आज हम इंडिया में हैं, ठीक है, हम बोलते विदेशी, हमें लगता है कोई फॉरेनर होगा, अमेरिका से होगा, कनाडा से होगा, न्यूजीलैंड से होगा, किसी भी कंट्री से लगा ले। लेकिन पुराने ज़माने में जैसे एक सिटी से दूसरी सिटी में कोई चला गया, जैसे एक गाँव से दूसरे गाँव में भी कोई चला गया, तो उसे क्या बोलते थे? विदेशी। ठीक है, देश वही है, संस्कृति वही है, लेकिन उसका गांव अलग है, एरिया, ठीक है, थोड़ा ही एरिया दूर हो तो उसे वो विदेशी कहते थे। लेकिन अब हम इंडिया, जितनी भी हमारी बाउंड्री है, इससे बाहर से कोई आएगा तो हम उसे विदेशी कहते हैं। ठीक है, समाज और संस्कृति का अंग न होकर विदेशी कहलाता था ऐसे व्यक्ति जो हिंदी में परदेसी और फ्रांसी में अजनबी कहा जाता है। ठीक है, फारसी में क्या बोला जाता है? अजनबी। इसलिए किसी नगर निवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जात परंपरा से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। ठीक है, लेकिन ये गांव में रहते हैं लेकिन अलग अलग है, लेकिन वो विदेशी नहीं थे। ठीक है, एक गांव में रहने वाले, तब क्या था, गांव में रहने वाले लोग उस पर्टिकुलर एरिया के, कोई भी बाहर से आएगा, ठीक है, तो उस समुदाय में शामिल होगा तो उसे विदेशी बोला जाएगा। इतिहासकार और उसके स्रोत। इतिहासकार किसी युग का अध्ययन करने और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासन और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हमें मोटे तौर पर 700 से 750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तब इस जो 7th क्लास की NCERT है उसमें हम 700 से 750 ईस्वी तक पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार ने जिन स्रोतों का प्रयोग किया है उनमें से बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग में वैसी ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख, सत्यापन, मतलब जो भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री पर निर्भर थे, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रमाणिक लिखित
सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक पूर्ण रूप से बढ़ गई है। इसमें आगे इतिहासकार सूचना के दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। ठीक है, तो अब हम कागज़ का मूल्य देखते हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना, कोई मुकरा होगा तो अपनी बात से कोई मुकर गया होगा तो उसके लिए कागज़ का प्रयोग किया जाने लगा। देखिए धीरे धीरे लोग समझदार होने लगे और बातों को लिखित रूप में रखने लगे और उसके हस्ताक्षर मतलब उसके साइन लेने लगे। पहले लोग जो बात कर देते थे उससे वो इनकार नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोग चालाक होने लगे, मानसिक तौर पर बहुत चतुर बनने लगे, इसलिए कागज़ का इस्तेमाल होने लगा। वो जो भी अपनी चीज़ लेते थे बेचते थे उसके लिए एक अपनी स्टैंप मतलब मोहर बनाते थे, उस पर लगाते थे और कागजी कार्रवाई करते थे। ठीक है, कागज़ का प्रयोग ही इसलिए होने लगा कि लोग अपनी कही हुई बात से ना कर दें। ठीक है, इसमें दो प्रसंग की तुलना की जाती है। अब 13वीं शताब्दी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपियों की जरूरत पड़ी। इसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। अब ताड़ के पत्ते सुने हो कि मैंने अपनी 6 क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री में बताया है, आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। अब एक वृक्ष होता है ताड़ का, उसके ऊपर पहले लिखा जाता था स्याही से, कलम से। तो एक विद्वान को कुछ लिखना था तो उसके पास एक बुक पड़ी थी पांडुलिपियों की बने हुए पत्तों की। उसने सोचा इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, उसने उसको धोकर साफ़ करके उस पत्ते को उस पर दोबारा से लिखना शुरू कर दिया। लेकिन क्या हुआ, जो वो डाटा था उस पर वो चला गया। जो अब शायद वो मिल जाता तो कई साइंटिस्ट उससे पढ़ के पता लगा सकते थे कि क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा, जो लिखा हुआ डाटा होगा उसको साफ़ किया होगा और दोबारा से लिख दिया होगा। शायद छेड़छाड़ भी की गई होगी कि इसे साफ़ करके हम अपना लिख देते, जैसे राजा महाराजा होते थे, किसी दूसरे राजा का कुछ पांडुलिपियाँ मिली, उन्होंने साफ़ किया और अपने गुणगान उसमें लिख दिए गए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार में कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि उसकी कीमत अच्छी हो और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट देता है। तो पहले कागज़ बहुत महंगा था, उसे बनाने के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया गुजरने पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, कागज़ सस्ता हो गया। बहुत सारे कागज़ ऐसे कोई लपेट के दे दो भाई, कागज़ दे दो, पॉलीथीन लगा लो, कागज़ लगा लो, इतने सस्ते मिलते हैं, तब के ज़माने में नहीं थे। तो कागज़ कब अधिक महंगा हुआ, आप आसानी से उपलब्ध हो सकते 13वीं या 14वीं सदी। ठीक है, 14वीं सदी में ये ठीक ठाक मिलने लगा था। समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धार्मिक ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों की लेखनी तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाता आदि लिखने के लिए इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इस पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेख घर में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेज के इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर आज ही इसका प्रयोग कठिन है। लेकिन आज जो ताड़ के पत्ते पे कोई नहीं लिखता, सब कागज़ पे ही लिखते हैं। ठीक है, इन दिनों छापे खाने नहीं थे जो हम छपाते हैं ना, जैसे हम प्रिंट निकलवाते हैं, वैसा कुछ नहीं था। इसलिए लिपि की नकलवीस मतलब हाथ से हम जो, मैं आपको बताती हूँ, जब हम स्कूल में थे तो तब हम किसी की कॉपी लेके लिखते थे ना, उसने जो लिखा हमें वही लिखना है। थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाती थी। ठीक है, तो उससे पूछे थे भाई ये क्या लिखा है, बताना क्या लिखा है, तो वो बोलते जैसे मैंने लिखा है वैसे छाप दे। हम उस छापने के चक्कर में उसमें अपना भी कुछ लिख देते थे, ऐसा लगता है कि इसने यही लिखा है और हमने भी वही चेप दिया वैसे का वैसा, उसे बोलते हैं नकल। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। इसलिए नकलवंश हाथ से पांडुलिपियों की प्रकृति बनाते थे। मगर आपने कभी किसी मित्र के कार्याग्रह मतलब होमवर्क दिया कि नकल उतारते हैं तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और उसको मजबूरन होकर अंदाज़ा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है। परिणाम स्वरूप आपके लिखने में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये क्या है। अब देखिए ये लिख रहे हैं अपने दोस्त की डायरी से, ये कोई है अंकल, ये अच्छे से ऐसे आंखें नीचे गड़ाए हुए देख रहे हैं मेरे दोस्त ने क्या लिखा। शायद दोस्त मेरे जैसा होगा, लाइटिंग ठीक ठाक होगी उनकी भी। तो देखिए अब ये चित्र बना हुआ है, यह एक लघु चित्र है जिसकी प्रकृति है, जिसमें से एक लिपि किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। ठीक है,
इस छोटे आकार के होने के कारण लघु चित्र जहाँ मैचन कहा जा सकता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर ग्रहणकर्ता अस्कर इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करके बेचते थे। ठीक है, इसने उतार लिया और अलग करके बेच दिया, जैसे अब सीडी वीडियो नहीं मिलती, कुछ मूवी को इधर उधर करके बेच दिया जाता है, वैसे ही। अब देखिए, लिखावट की भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नास्तिक लिपियाँ मतलब दाईं से बाईं और इधर से लिखते हैं ना, उल्टी साइड से, जो वर्णन जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखा जाता है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इन लिपियों को पढ़ना आसान होता था। और शिकस्त लिपि मतलब दाएं की ओर बाएं लिखी जाती है, अधिक संगनी, संक्षिप्त और कठिन है। चलिए जी, पांडुलिपियाँ की प्रतिलिपियाँ बनाने में भी कुछ यही होता था। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंत एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। देखिए, धीरे धीरे उनकी प्रतिलिपियां बनती गई और आगे चलकर क्या हुआ, एक लिपि की दूसरी लिपि, तीसरी लिपि, चौथी लिपि ऐसे बनती गई। थोड़ा थोड़ा भी फेरबदल हुआ होगा वाक्य में, जो शब्दों में, सेंटेंस में, जब पूरी लाइन में कुछ चेंज हुआ होगा तो देखिए कितना ज़्यादा चेंज हो गया होगा, उसका मतलब भी कुछ और होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न लिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई थी। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि आज हम लेखों की मूल पांडुलिपियाँ शायद वह कहीं मिलती हैं, हमें बाद में लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूल लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ में विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं मतलब कोई पोस्ट बनाते हैं टेलीग्राम पे, तो उसे दूसरे लोग ऐसे तोड़ मरोड़ कर अपने ही नाम से पोस्ट करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता ये हमने ही लिखा है। ठीक है, उसमें तो कुछ ऐड कर दिया, कुछ कम कर दिया, कुछ इधर कर दिया, कुछ उधर कर दिया। ठीक है, वो पूरा चेंज करके अपने नाम से पोस्ट कर देते हैं। ऐसे ही पहले भी हुआ होगा। ठीक है, चालाक लोग तो सभी टाइम में होते हैं ना, वैसे ही उस टाइम में भी होंगे। किसी की पांडुलिपि खरीदी, कुछ भी लिखा है उस इतिहासकार ने और अपना जोड़ जमा करके उसमें फेरबदल कर दिया, नाम दे दिया अपना। इस बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपनी मूल प्रवृत्तियों में शोध करता रहता है। ठीक है, जैसे कोई डाटा को न्यू करना। ठीक है, कोई राजा अब मर गया है, जब उसकी मृत्यु हो गई है, उसके स्थान पर दूसरे राजा का राज्याभिषेक हुआ, जहाँ उसे किसी ने जानकारी दी कि उस राजा ने ये किया, ये नहीं किया, तो वो भी चेंज करता रहता था। ठीक है, अपने ही डाटा को वो चेंज करता था। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियोदीन बर्नी, जो बर्नी थे, अपने वृत्तांत पहली लिपि 1356 में और दूसरी बार उसने 2 वर्ष बाद लिखी थी। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 इस इतिहासकार को पहली बार वाला वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। इस पुस्तकालय में विशेष संग्रहण में कभी दबी पड़ी थी। ठीक है, पहली थी 1356 में और दूसरी थी 1971। ठीक है, ये याद कर लीजिए, शायद आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जियोदीन बर्नी की, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फैक्चुअल डाटा आप इसमें से अपनी कॉपी पे नोट करते जाइएगा। ठीक है, 30, 56 और 1971 जियोदीन बर्नी द्वारा 2 लिखी गई थी। ठीक है, इतिहासकार जियोदीन बर्नी द्वारा। नेक्स्ट है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। 700 और 1750 के बीच में हर वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों ने अपनी भारी चुनौती रखा है, और मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी मतलब नए टेक्निक आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई की राहट, कताई के चरखे और युद्ध के लिए अग्निशस्त्र मतलब बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इसमें उपमहाद्वीपों में एक नई तरह का खान पान भी आ गया, आलू, मक्का, मर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और उन लोगों के साथ आए जो नए विचार लेकर भी आए थे। परिणामस्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। ठीक है, देखिए, युद्ध हुआ, एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, क्या हुआ, तो परिवर्तन बहुत ज़्यादा होगा। लोग उनका कल्चर देखेंगे और दूसरे वाले उनका कल्चर देखेंगे, दोनों का कल्चर मिलेगा। जैसे हम जाते हैं ना किसी के घर में जो हमारी मतलब कम्युनिटी का नहीं, हम देखते हैं कि इसने ये बनाया, बहुत टेस्टी बनाया, हम भी घर आके ट्राई करते हैं, लेकिन उस जैसा नहीं बनता, कुछ और ही बन जाता है, बनता वो भी अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही परिवर्तन आए।
ठीक है, नई नई खान पान की चीज़ें आने लगी, नई नई पहरावा आने लगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि वो तो सर ढक के चलती हैं, हमें भी सर ढक के चलना चाहिए। वो अपने अनुसार सर ढकेंगे और हम अपने स्टाइल से सर ढकेंगे, ठीक है। देखिए कैप भी अलग अलग है ना धर्मों के अनुसार, किसी की जैसे त्रिकोण जैसी है, किसी की गोल है, ठीक है। तो वैसे ही परिवर्तन हुए, लेकिन ये परिवर्तन कैसे थे, दो कम्युनिटियों के मिलने से जो तीसरा परिणाम निकला। आई होप आप समझ रहे होंगे। कुछ भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इस युग में लोगों ने गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर मतलब नौकरी जहाँ, खान पीन जहाँ, पशु चराने के लिए, ठीक है। जहाँ पे अवसर का यह मतलब है, अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्रा करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप के आर पार संवाद और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा है, उन समुदायों में से राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 18वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ण ही नहीं, बल्कि वह सेनापति और सैनिक भी आते थे जो उपमहाद्वीप के अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे, मतलब जो सेना में किसी भी पद पर थे, ठीक है, कोई भी पद हो, XYZ, ठीक है। कवि और चाण राजपूतों के आचार संहिता, प्रबल पराक्रमण और स्वाभिमान भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, ओम और कथा मतलब जो लिपिकार मुंशी होते थे का कार्य करने वाली जाति अधिक समूह ने भी उठाया। उन्होंने अपने को अपर कास्ट में जो मतलब क्षत्रिय या ब्राह्मण में इंक्लूड करना शुरू कर दिया था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरी तौर पर हुआ। प्रवास का जो अर्थ है वो है पर्यावरण के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों को ये नए समूह, श्रेणियां, बाजार, मुखिया, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वह बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ी थी, मतलब उनकी नौकरी करनी पड़ती थी। परिणामस्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ के पास लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ खेती से समय अपनी दस्तकारी आदि का भी काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जाति और उपजाति में बंटने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन समाज में ऊंच नीच का दर्जा दिया जाने लगा। यह दर्जा स्थायी नहीं था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में जितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण होता था, उसके आधार पर इनका दर्जा बदलता रहता था। एक ही जाति का किसी श्रेणी से कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र का कोई भी, ठीक है। तो क्या था तब इम्पोर्टेंट था काम। आपका अच्छा काम है तो आप उच्च जाति के, आपका निम्न काम है तो आप निम्न जाति के, ठीक है। तो एक ही खानदान के, एक ही कम्युनिटी के लोगों में से कोई बड़ा भी हो सकता था, कोई छोटा भी हो सकता था। काम का जातियों का बंटवारा किसके आधार पर किया जाता था, उच्च और निम्न का काम के, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जाति स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इस नियम का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसमें कुछ इलाकों के जाति पंचायत कहा जाता था। क्या बोलते थे, जाति पंचायत। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रीति रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियों का शासन होता था तथा मिलजुल कर वह किसी अन्य की एक छोटी इकाई होती थी, जहाँ बहुत सारे लोग जो बुजुर्ग होते हैं वहाँ के, वो रीति रिवाज बनाते थे, ठीक है। चलिए आगे, क्षेत्र और साम्राज्य। अब चलते हैं क्षेत्र और साम्राज्य पर। पहला है चोल, तुगलक और मुगल। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली की सल्तनत, गयासुद्दीन बलबन 1666 और 1287, ये आपको याद कर लेनी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, इम्पोर्टेंट है आपको। अपनी हिस्ट्री पढ़ ली तो फिर आप हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। एक संस्कृति, उदाहरण के लिए एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया जो पूर्व से बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ है और जिससे संपूर्ण दक्षिण भारत भी आता है।
गोंड, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग इसकी सेना के आगे, ये देखिए ये आ गया मैप, ये आ गया बंगाल की खाड़ी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, सतलुज, सिंध, ये आ गया सिंध नदी, ये पूरी सिंध नदी है, ये गंगा। ठीक है, पहले नदियों के आधार पर लोग बांटा करते थे क्षेत्र को। ठीक है, ये देख लीजिए। कब क्या है, मिस्र के शहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अब्सर फ़ी ममालिक उल अस्कर के अनुसार ये नाम है जिनके अनुसार ये बनाया गया है, मैपिंग की गई है। चलिए, इसमें जो ये दिए गए हैं, जैसे पहले हमें सिविल स्थान है, ठीक है, ऐसे दिए गए। प्लान करते थे इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अति शौकनीयपूर्ण मानते थे। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में लगे रहते थे कि शासक लोग उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पे अपना अधिकार कैसे उल्लेख करते थे। ठीक है, एक राज्य ने दूसरे पर हमला किया, लेकिन जैसे पाकिस्तान, जैसे अफ़गानिस्तान के लोग दिल्ली सल्तनत पर हमला करते थे, दिल्ली पर हमला करते थे, तो उन्होंने एक कम्युनिटी, एक देश, अपना एक धर्म के लोगों को छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों पर कैसे हमला किया, उनके साथ कैसे लड़े। ठीक है, ये सब अध्ययन करते रहते थे। भाषा तथा क्षेत्र 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया है, ये इम्पोर्टेंट है, ईयर 1318। इस क्षेत्र में हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, मतलब दक्षिण कर्नाटक की, तेलंगानी आंध्र प्रदेश की, गुजरी गुजरात की, अंबारी तमिलनाडु की, गोंड बंगाल की, अवधी पूर्व भारत की और देहवी हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्र की। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए पूरा जो पैराग्राफ है। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा जो संस्कृति है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, ये एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो ने माना है संस्कृति को। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई। ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गई है कौन कौन सी भाषा कहाँ कहाँ की थी, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं। सन 700 ईस्वी तक क्षेत्रों में आसपास भौगोलिक आय तय हो चुकी थी और इसकी अपनी भाषा तथा संस्कृति विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्ययन 9 में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ा हुआ था। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे वंश अनेक क्षेत्रों में फैल गए एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। यह सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए खिलजी मुगल वंश के भिन्न भिन्न अवधि काल देखिए। ठीक है, तो किसी क्षेत्र को जीत लिया, कोई हार गया, कोई अपने में मिला लिया, कोई काट दिया, कुछ आधा दे दिया, किसी में संधि होगी, ऐसा चलता रहता था। कोई पर्टिकुलर एक मैप नहीं था उस टाइम में। 18वीं शताब्दी में मुगल वंश पतन के डाल पर था। जो मुगल वंश था वो 18वीं सदी में अपने पतन पर आ गया था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, लेकिन वर्ष के सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था। इसमें क्षेत्र की प्रकृति बदल गई थी। इन पर छोटे छोटे राज्यों का शासन चल रहा था और इन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों तक फैलकर इन क्षेत्रों को विरासत में मिला लिया था। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक दूसरे के समान हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 1700-1750 के बीच के 1000 वर्ष के इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं बन पाई। हालांकि इनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही। सामान्य यह क्षेत्रीय ताकतों के प्रभाव पड़ता रहा। ठीक है, देखिए संस्कृति उभरी और ख़त्म हो गई, लेकिन आज भी जितनी भी हमारा प्रशासन चल रहा है, उच्च प्रबंधन चल रहा है, जो संस्कृति हम संस्कृति जानते हैं, ठीक है, तब जमाने से चलती आ रही है। ठीक है, तो कुछ नए भी आए हैं, इंग्लिश जैसे नई इंट्रोडक्शन हुई है, तो संस्कृति पुरानी है, कुछ नए भी आए, कुछ पुराने भी है, कुछ मेल जोल कर अपना भी कुछ तीसरा भी निकाला हुआ है। ठीक है, पुराने और नए धर्म। इतिहास में जिन 1000 वर्षों की पड़ताल में हम देखते हैं के दौरान धार्मिक परंपरा में कई बड़े परिवर्तन आए हैं। दैविक तत्वों में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इन आस्थाओं का
स्वरूप समूह होता था। किसी दैविक तत्व के समूह में आस्था जारी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होता था। जैसे जैसे इन समुदायों का समाज संसार बदलता गया, वैसे वैसे इनकी संस्थाओं में भी परिवर्तन आते गए। देखिए, पहले बोलता था ये हमारी कुल देवी है, हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं। सब अपने अपने समूहों की अपनी अपनी कुल देवियाँ होती थी, उनका वो पाठ पूजा जो भी अनुष्ठान करते थे। लेकिन आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, जिसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इसमें परिवर्तन में से कुछ है: नई देवी देवताओं की पूजा, राजा द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज के पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे एक देखा जाए तो ये बात है, जो भी हमारे जो जितने भी धार्मिक संस्थान बनाए गए हैं किसी भी धर्म के हो, वो राजा द्वारा बनाए गए। किस पर्पज़ से राजा ने बनाए थे, क्यों बनाए थे, किस देवता के लिए बनाए थे, वो तो शायद नहीं पता चलता। ठीक है, हमें क्या मिली हैं वहाँ पे कुछ पांडुलिपियाँ किसी भी धार्मिक संस्थान से मिली, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, हमें वो जैसे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हमें बने बनाए मिले हैं। उसके साथ क्या छेड़छाड़ हुई है, क्या नहीं हुई, किस राजा ने बनाए थे, किस राजा ने उसे दोबारा से बनाया, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें सिर्फ जो वहाँ पे रखी हुई चीज़ें मिली हैं उनसे ही हमें पता चल, चाहे वो पांडुलिपियाँ लिखित हो, जहाँ कुछ वहाँ पे मूर्तियाँ, शिलालेख कुछ भी मिले, हम उससे अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि ये इसके लिए बनाया गया था। लेकिन हमें पर्टिकुलर पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि ये इस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। चलिए, संस्कृति ग्रंथों के वर्णन के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यह संरक्षक थे। नए नए राजा जो शासक होते थे, नए को स्वयं प्रतिष्ठा में चाह में थे। इन संरक्षणों का समर्थन होने के कारण समाज में इसका दबदबा और भी बढ़ गया। देखिए, कोई भी राजा बनता था, वो पुरोहित जो उस टाइम पे पंडित होते थे, पुरोहित होते थे, ब्राह्मण होते थे, उन्हें अपनी तरफ कर लेता था और बोलता था कि मेरे बारे में गुणगान किया जाए, और दोनों तरफ का दबदबा बना रहता था, ब्राह्मण और पुरोहितों का भी और राजाओं महाराजाओं का भी। चलिए, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई जिस पर पुजारियों के विष कर्मकांड के बिना ही व्यक्ति स्वयं पहुंच सकता था। इस विषय में साथ हम दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्ययन, ठीक है, 8th में पता चलेगा। ठीक है, जब एक चैप्टर पढ़ेंगे। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। कुरान शरीफ संदेश भारत में पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, 7वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया? व्यापारियों द्वारा और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, वह केवल ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते, जिसमें प्रेम करना, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को वह गले लगाते हैं, चाहे वह व्यक्ति किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है, तो कौन लेके आए थे? जो इधर व्यापार करने के लिए आए थे प्रवासी, वो अपने इधर के नहीं थे। ठीक है, इंडिया में जो भी हम बोलते हैं पर्टिकुलर हिंदुस्तान। ठीक है, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों के न्याय शास्त्र उल्लमा को संरक्षण देते थे। उल्लमा उस टाइम पे लिखने वाले जहाँ विद्वान होते थे उसे उल्लमा बोला जाता था। ठीक है, उल्लमा, तो आपसे जो डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, उल्लमा कहाँ है? विद्वानों, शास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों का एक समूह जिसे का संरक्षण करते थे, उसे क्या बोलते हैं? उल्लमा। हिंदू धर्म की ही भांति भारतीय इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म के अलग अलग तरह की व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे और कुछ पैगंबर साहब के दामाद जो थे, पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों का विधेय सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इन धर्मों का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। अगर मतलब जो धर्म का नेतृत्व करते थे उसे क्या बोलते थे? धार्मिक खलीफा। आगे भी इन्हीं परंपरा चलती गई, ऐसी आगे परंपरा चलती गई। इस्लाम न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनीफ और शफी, ये इम्पोर्टेंट है, ये हनीफ और शफी जैसे सिद्धांत है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। ओहो, नेक्स्ट है विभिन्न परंपराओं की भी महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। जैसे ही धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नता देखी, और हम जैसे विभिन्नता देखते हैं, जैसे धर्म बनाया गया वैसा नहीं रह गया, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें और भर दी गई हैं शायद जो हम नहीं जानते। ठीक है, वो इतिहास के साथ ही चले गए हैं। जैसे कि तक्षशिला जो थी
यूनिवर्सिटियाँ थी ना बड़ी बड़ी, तो कुछ टाइम पहले 6 मंथ पहले मैं पढ़ रही थी, एक बुक में लिखा हुआ था, वो रिसर्च की बुक थी। तो उसमें लिखा गया था, देखिए किसी भी पहले हम इतिहास पढ़ते हैं उसके दो कारण होते हैं। हम बोलते हैं कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। उसमें बहुत सारे लिखे हुए थे पुरातन ज़माने के, कुछ ऐसे भी उसमें बताया गया, वहाँ उस बुक में लिखा हुआ था कि ऐसे भी वेद मंत्र थे, उसमें कुछ ऐसे भी मंत्र बताए गए थे जो इस दुनिया के भेद को बता सकते थे, मतलब कुछ भी कर सकते थे, ऐसे मंत्र थे। जैसे पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि किसी ने कुछ मंत्र किया और सामने वाले का कुछ नुकसान हो गया, किसी ने कुछ मंत्र पढ़ा और सामने वाले का भला हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे कर्मकांड, जैसे टूणे, ठीक है, जैसे बोलते हैं हम, वैसे टाइप के भी बहुत सारी बुक्स थी, जैसे जैसे काला जादू, ठीक है, ब्लैक मैजिक, ऐसी बुक थी उसमें। तो वो यूनिवर्सिटी ब्राह्मणों पंडितों विद्वानों द्वारा बनाई गई थी, उसमें लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे, बहुत टाइम पहले की थी, ठीक है। तो बुद्धिमान लोगों द्वारा बनाई गई थी, वो इसलिए जल गई क्योंकि आजकल का जो हमारे जैसे इंसान है, किसी के भी पास ऐसी बुक लग जाती जिसमें कुछ किसी का अहित हो सकता था, तो वो बहुत भारी पड़ता समाज के लिए। शायद इसी कारण से भगवान ही नहीं चाहते थे कि वो सारी बुक्स अब इस दुनिया में रहे, ठीक है। तब के लोग हम जब अपनी जनरेशन के लोगों को देखो और थोड़ा पीछे जाके देखो, 400-500 साल, या 5000-4000 साल पहले, ठीक है, तब के लोग शांत थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, ठीक है। उन्हें कोई धर्म जाति संस्कृति ऐसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था, वो इंसान को इंसान मानते थे, ठीक है, चलता फूलता पुतला एक, ठीक है। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है, अब बाउंड्री बन गई है। तब इंसानों को ये नहीं पता होता था हमारी बाउंड्री कहाँ तक है, हमारा देश कहाँ तक है, ठीक है। चलते फिरते किसी भी कंट्री में घुस जाया करते थे, किसी भी शासक के राज्य में घुस जाया करते थे, ठीक है। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसलिए शायद वो ख़त्म हो गई, ताकि जो बुक्स थी वो आज के मानव के हाथ में ना लगे, किसी का अहित कर दे, ठीक है। आज के मानव में बहुत जैसे जेलस टाइप के है ना, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। चलिए नेक्स्ट, समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहास समय के केवल घड़ी जा कैलेंडर की तरह ही नहीं देखते, जानी घंटे जा दिन जा वर्ष के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों के आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितने परिवर्तन आए हैं। अतीत के समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्से युग या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाएगा। देखिए, हम ऐसे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर नहीं, हम युगों में देखते हैं, ठीक है। इस युग में कालखंडों में, उस शताब्दी में, इस शताब्दी में, ठीक है, ऐसे हम डिवाइड करते हैं कैसे परिवर्तन। देखिए, जब हम अपनी जनरेशन पर लेते हैं, जब हम छोटे थे तो इतना फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होता था। देखिए अब धीरे धीरे सब कुछ क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, उसमें सब कुछ आता है। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ऐसे ही धीरे धीरे और भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। हमारे दादा जो थे, हमारे दादा परदादा, उन्हें फ़ोन के बारे में कुछ नहीं पता था, ठीक है, कैसे चलता है, इसमें क्या होता है, इसमें उन्हें सिर्फ ये पता था इसमें बात होती है। लेकिन आजकल पैसों का लेन देन भी होता है इसमें, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस टाइम में तो नहीं थी ना। ये भी क्या है, बहुत बड़ा परिवर्तन है इस टाइम का। 19वीं शताब्दी में तो अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहासकार को 3 युग में बांटा है, हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश। ये बेसिकली विभाजन ही इन ब्रिटिशों की देन है, ठीक है। उनके द्वारा ये ऐसा इतिहास लिख दिया गया कि झोल मचा दिया सारा। विचारों पर आधारित है कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण इतिहास परिवर्तन है। लेकिन देखिए, इन्होंने ये पहले शुरू से हमारा इतिहास लिखा, पहले बार इतिहास तो गड़बड़ कर दिया ना, कुछ जो जल गया, कुछ चला गया, कुछ इन्होंने छेड़छाड़ कर लिया, कुछ सारा जब जो था महाराजों राजों का वो उठा के ले गए, ठीक है, अपने म्यूज़ियम में रख लिया। तो देखते हैं क्या लिखता है। अर्थव्यवस्था, सामाजिक और संस्कृति में से कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप को अपार विशेष विभिन्नताओं की अपेक्षा हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी विभिन्नताएं थी इस देश में, ठीक है। उधर से मुस्लिम आ गए, इधर हिंदू धर्म था, फिर सिख आ गए, ठीक है। आपस में ही टकराव चलता रहा। रही कई कसर इन्होंने छोड़ दी ब्रिटेन वालों ने, ठीक है। ब्रिटिश लोग आ गए, अंग्रेज आ गए। इस काल विभाजन में आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं कि अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों का आधार पर ही अतीत के विभिन्न खंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा है वो प्राचीन समाज में कई प्रकार के समावेश था, जिसमें शिकार,
संग्रहक प्रारंभिक दौरान और कृषि कर्मियों, शहरों और गांवों के निवास और प्रारंभिक दौर पे राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है, यो हम पढ़ रहे हैं उसे मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं। इसमें कृषक समाज के विस्तार, क्षत्रिय और सामाजिक राज्य के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारी कंपनी के आगमन के बारे में भी विस्तार जानकारी मिलेगी। ठीक है, लोग आते थे, देखिए ब्रिटिश आए, वो अपना क्या लेके आए, धर्म लेके आए। बहुत सारे धर्मों के लोग हैं और वो उनके धर्म के भी क्रिश्चियन बहुत सारे हो गए हमारे कंट्री में, पहले नहीं थे ना। तो क्या हुआ, जिसके पास पावर है वो अपने धर्म का प्रचार करेगा, वो अपने रहन सहन, खान पीन, कल्चर, रीति रिवाज सब कुछ वो थोपेगा। ये बात आप एक नोट कर लीजिएगा। जिसके पास पावर है, पैसा है, सत्ता है, वो बोलेगा कि मेरा धर्म ही चले जा, मेरा ही कानून चले जा, जो मैं बोलूँ, मेरा धर्म सर्वप्रिय है। यही बात के साथ होता आ रहा है। ठीक है, हिंदुस्तान के साथ मुगलों का आक्रमण, ठीक है, हमारा धर्म मानो, अफगानों का आक्रमण, हमारा धर्म मानो। ठीक है, अपना तो है ही था। ब्रिटेन वाले जो ले आए अपना, इंग्लिश वाले अपना क्रिश्चियन ले आए। ठीक है, जो भी आता गया वो हिंदुस्तान पे थोपता गया, भी हमारा धर्म मानो, हमारी संस्कृति के पीछे चलो। और कुछ लोग हैं भी जो चल भी रहे हैं। ठीक है, इतिहास, भारत के इतिहास में ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्ष्य रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी और 8वीं या 11वीं शताब्दी में काफ़ी भिन्नता थी। हम इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखते हैं तो समस्या से खाली नहीं है। फिर भी मध्यकाल की तुलना में प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिक काल के साथ नैतिक उन्नति और भौतिक प्रवृत्ति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे आशय निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और इस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। देखिए, सब कुछ एक टाइम पे नहीं होता, बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं। ये कहना बहुत गलत है कि वो काल अच्छा नहीं था। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मानसिकता बदली है तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे पहले कपड़े ही नहीं पहनते थे, कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अपने अपने देवी देवता बना रखे थे, लेकिन ठीक है, हम अब समुदाय देवी देवता को तो ठीक है मानने लगे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, हम जो सोच ही नहीं सकते कितने सारे परिवर्तन हुए हैं, रहन सहन, खान पीन। ठीक है, चलिए आगे। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप में समाज में परिवर्तन आते रहे हैं और कई क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई कि उसे यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो लोग बहुत मेहनती थे, बहुत कुछ होता था इंडिया में। ठीक है, लूटपाट के कौन ले गए, ब्रिटेन वाले सब ले गए उधर। इस पुस्तिका में पढ़ते समय आप परिवर्तनों के चिन्ह जान सक्रिय इतिहासकार प्रतिक्रिया का ध्यान देते चले। अब भी यह संभव हो सकता है कि इस पुस्तक में आप जो पढ़ा उसकी तुलना पिछले वर्ष पढ़ी पुस्तकों की बातों से करने की कोशिश करें। यहाँ भी यह संभव हो सकता है कि देखें। ठीक है, जो जो बदलाव हुए आप आसपास। चलिए, ये था एक चैप्टर। आज इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ना मेरे चिक्स में पेन होने लगा है, पूरा मुँह ही दर्द करने लगा है। ठीक है, बहुत बड़ा था। ठीक है, इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि कैसे कैसे परिवर्तन आए, कैसे कैसे जो भी राजा महाराजा अपनी विचार लेके आया, आक्रमण किया, जीत लिया कुछ पर्टिकुलर एरिया, उसमें अपना धर्म चला दिया, अपनी संस्कृति चला दी, अपनी सिक्के चला दिए, उन लोगों को थोप दिया कि हमारा धर्म मानो। उन्होंने कुछ अपना धर्म रखा, कुछ जो राजा को दोबारा दबाव दिया गया था कि हमारे धर्म को अपनाओ, और उसमें से कुछ लिया, उसमें से कुछ लिया, तीसरा ही कुछ पनप गया। ठीक है, ऐसे ऐसे परिवर्तन होता गया धीरे धीरे, और परिवर्तन का नतीजा क्या है, हम लोग हैं। ठीक है, जैसे भी हम भी क्या हुए, परिवर्तन किए हुए आए हैं। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। जो भी जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट हैं वो आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी समझ के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में बता के जाना आपको कैसा लगा ये चैप्टर। आई होप कि अच्छा ही लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज ब्लू साइनिंग ऑफ। टेक केयर।